हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के आप लोगों के मॉक टेस्ट जो है वो चल रहे हैं। और अभी तक मैंने आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसमें कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर किस तरीके से आपको करना है उसका आइडिया लगा होगा। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं और ये आपका जो पूरा मॉक टेस्ट है वो 150 मार्क्स का है और टाइम आपको 3 घंटे दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली है, यानी जिस तरह का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है वो 150 नंबर का ही है और उसके हिसाब से ये आपको सारी चीज़ें कवर होंगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट जो होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव पेपर वाले, इन्हें आप डिस्कशन भी करना चाहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको पूछनी होती है या अपने आंसर्स राइटिंग जो है वो चेक करवाने होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, डिस्कस करने होते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो, ठीक है। अब एक एक करके हम ज़रा देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं और क्या हमारा स्ट्रेटजी इसको करने का होगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 7.5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं और टोटल आपके 30 मार्क्स हैं, ठीक है। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से एनी 4 आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वाई डज इट ट्राई टू कम्युनिकेट टू यूजर्स एंड हाउ। आप लोगों ने एक अकाउंटिंग फीचर पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं कि भी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हर तरह के यूज़र के लिए चाहिए होगी, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो, हमें उन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करनी है, शेयर करनी है, राइट। तो उसी स्टेटमेंट को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन बना है कि अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट कर रही है। क्या कम्युनिकेट कर रही है? तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो स्टेटमेंट देती है, राइट। हम जो ये फाइनल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं, तो इनसे हमारे जो वेरियस यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसिप्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड गिव द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्म इनकम। अब ये आपका इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है टैक्स के अंदर कि इनकम क्या है। इनकम को हम रिसिप्ट में नहीं शामिल कर रहे हैं और इनकम के बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम के रिगार्डिंग प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन हम रेवेन्यूज़ को ही इनकम मान लेते हैं कि भाई ये रेवेन्यूज़ हैं तो इनकम है। और इनकम को लेकर कुछ असेंशियल बातें हैं जो हमें पता होनी ज़रूरी होती हैं। तो इस पर बेस बनाकर ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन इसी में पार्ट नंबर सी है कि डिस्कस द सिविल लायबिलिटीज़ ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। कि आपको बताना है कि जो कंपनी ऑडिटर है उसकी सिविल लायबिलिटीज़ कब बनती हैं। अब ऑडिटर सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, बिकॉज़ ऑडिटर क्या कर रहा है, सारे के सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनको चेक कर रहा है, उन्हें इवैल्यूएट कर रहा है, उनके जो भी स्टेटमेंट है उन्हें चेक करता है, देखता है कि क्या स्टेटमेंट सही से बनी है या स्टेटमेंट सही से नहीं बनी, उनमें कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं है, क्या अकॉर्डिंग टू द एक्ट सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पर हम उसके लायबिलिटीज़ के बारे में भी बात करते हैं। तो उन लायबिलिटीज़ में सिर्फ आपसे सिविल लायबिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि एक जो ऑडिटर है उसकी सिविल लायबिलिटीज़ कब क्रिएट होती हैं। तो इसमें प्रॉपर हमें सेक्शन भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग सिविल लायबिलिटी आती है और उसमें क्या क्या लायबिलिटी बनती हैं, क्या उसमें अमाउंट है और क्या इम्प्रिजनमेंट है, वो सब आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद डी पार्ट है, व्हाट इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट अलोंग विद इट्स फार्मूलाज।
अब ये आपका वेरिएंस का चैप्टर है जो उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की ये बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं इसमें आपको फार्मूला एक्सप्लेन करना है और साथ ही आप इसमें एग्जांपल भी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि किस तरह मटेरियल कॉस्ट वेरिएशन की वेरिएंस की जो है वो कैलकुलेशन की जाती है ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में ई पार्ट है आपका लीडरशिप पर कि लीडरशिप इज़ द ड्राइविंग फोर्स विच गेट थिंग्स डन बाय अदर्स, नो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन रिप्लेस लीडरशिप कमेंट। कि लीडरशिप एक फ़ोर्स है जो दूसरों से काम करवाने के लिए है कि भाई हम दूसरों से अगर काम करवा पा रहे हैं तो लीडरशिप की वजह से है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को किसी दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो बेसिकली यहाँ लीडरशिप के बारे में आपसे पूछा है। लीडरशिप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टिंग में लीडरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में आता है। तो लीडरशिप के यहाँ पर फीचर्स आपसे लिखने हैं, फीचर्स क्या होंगे लीडरशिप के, ठीक है, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल्स की बात नहीं है, ना ही लीडरशिप स्टाइल की बात है, ये डायरेक्टली लीडरशिप की इम्पोर्टेंस आपसे पूछ रहा है। बस क्वेश्चन पूछने का स्टेटमेंट है इस तरह। फिर एफ पार्ट है जो उसमें कहा है क्वेश्चन कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विद रिगार्ड टू लेबर कोड। जब आप फैक्ट्री एक्ट की बात कर रहे हैं 1948 है जो, उसके अकॉर्डिंगली है ना, हम बात करते हैं कि भाई जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जाए, उसको लेकर के हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हमारा कैसे काम में आता है उसको लेकर के ये क्वेश्चन है और उसकी प्रोविज़न इसमें हमें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी का पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर क्वेश्चन आपका अब है 30 मार्क्स का। अब देखो ये एक क्वेश्चन है लेकिन 30 मार्क्स की इसकी वेटेज है, तो अब इसमें लिखने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हाट आर कैपिटल गेन। अब पूछा गया है कैपिटल गेन क्या होता है एंड हाउ आर दीज कंप्यूटेड, किस तरीके से आप कैपिटल गेन को कंप्यूट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, और आर देयर एनी काइंड ऑफ एग्जम्पशन अवेलेबल टू द असेसी, क्या इसमें अजम्पशन है कोई किसी तरह की, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन हमें करनी है ना। अब कैपिटल गेन क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल एसेट से शुरुआत करूँ। कैपिटल एसेट का मीनिंग, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कब होते हैं, उसके बाद कैपिटल गेन के टाइप हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों की अलग अलग तरह से कैलकुलेशन दी गई है ना। उसमें आप एग्जांपल ऐड करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे कैलकुलेट हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे कैलकुलेट हुआ। फिर उनमें कॉमन कुछ डिडक्शन दी गई हैं, तो वो डिडक्शन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर, दोनों के अंदर ही दी गई है। तो वो 54 सेक्शन 54 के अंडर जो जो हमारी एग्जाम्पशन है वो सारी इसमें लिखनी है, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है पार्ट ए में, इलोसिडेट द रोल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन रेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अब बात कर रहे हैं सेबी की। तो सेबी एक सोल बॉडी है जिसकी वजह से पूरा कैपिटल मार्केट हमारा काम कर पा रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट है वो हमारी रेगुलेट हो रही है। तो इसमें सारे के सारे फंक्शन सेबी के वो अपने एक्सप्लेन करने हैं प्रॉपर तरीके से। जो कैटेगराइजेशन है सेबी के फंक्शन का वो इसमें एक्सप्लेन होगा, और साथ ही साथ सेबी का आप स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि सेबी के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, कितने पोस्ट हैं, राइट, किस तरह वो काम करते हैं, किसके अंडर कौन है, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी इसी के रोल के अंदर आ जाएगा। फिर बी पार्ट, मेंशन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसीवेबल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट अप्रेजल।
यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से रिसीवेबल मैनेजमेंट हमारी काम करती है, और वो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे क्रेडिट अप्रेजल हमारा हो पाता है। ठीक है, तो क्रेडिट अप्रेजल किस तरीके से होएगा उसको लेकर है, और रिसीवेबल मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है विद देयर कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। ठीक, दोनों क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, दोनों ही 15-15 के हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी क्या है, तो यहाँ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर। स्टेट द सर्क्यूमस्टांस इन विच इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिकम नेसेसरी, वो कौन कौन से सर्क्यूमस्टांस होंगे जहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना जो है वो नेसेसरी हो जाएगा। फिर व्हाट अकाउंटिंग एंट्री आर पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए कंपनी एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हुए कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ हैं जो आपको करनी है, तो प्रॉपर जर्नल एंट्रीज़ के परफॉर्मांस इसमें लिखने हैं, एक्सप्लेन आपको करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जामिन द करंट स्टेट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप इन इंडिया एंड व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट टू मेक द मोर कोऑपरेटिव। कि भाई लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप है जो उसका करंट स्टेटस हमारा क्या है, और कौन कौन से वो मेजरमेंट हैं जिसके ज़रिए हम इसको और ज़्यादा कोऑपरेटिव जो है वो बना सकते हैं, उसको लेकर के एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपके 15-15 मार्क्स के दो क्वेश्चन। व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड मेन थियरीज ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का अच्छा डाटा है, मोटिवेशन की थियरीज़ का, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं सबकी थियरी हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, साथ में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस दिया है, और कहा गया है कि अगर एक लार्ज एंटरप्राइज है तो उसमें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम ले सकते हैं, तो उसमें फिर आप इम्पोर्टेंस भी बता देंगे प्रॉपर। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट ए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड व्हाट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी कैंसल्ड। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका प्रोसीजर बताना है, और कौन सी ऐसी ट्रेड यूनियन है जहां पर कैंसिलेशन हो सकती है, यानी ये कह सकते हो कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांस है जहां पर कैंसिलेशन हो पाएगी। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ फिक्सिंग द वेजेस एंड सैलरी इन एन एंटरप्राइज। कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम वेज एंड सैलरी को फिक्स कर सकते हैं किसी भी एंटरप्राइज़ के अंदर, तो वहाँ पर इसमें मेथड्स आप एक्सप्लेन करेंगे वेज और सैलरीज़ को लेकर के। ठीक है, प्रॉपर ये आपका तरीका हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है ये आपका पूरा कंप्लीट एक मॉक टेस्ट है, पेपर है, इसको आप अपनी राइटिंग करना शुरू करें। ठीक है, जितने भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ इनको आप डिस्कशन करें ग्रुप के अंदर, इससे हमारा आप लोगों का बेनिफिट होगा, है ना। डिस्कशन करने से नए पॉइंट मिलते हैं और फिर हम अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।